हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेशन है अबाउट द सीड्स। हम लोग सब जो हैं वो नट्स की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं। काजू बादाम अखरोट खाने की तरफ हम लोगों का ध्यान ज्यादा होता है, और सीड्स जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं आजकल तो फिर भी लोग खाने लगे हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से सीड्स में कौन से न्यूट्रिशंस हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। हमें दवा खाने की जरूरत नहीं है, बस हम अपनी डाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करें जिससे कि पूरा न्यूट्रिशन हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो। तो आज का सेशन इसी के बारे में है। सबसे पहले ये देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं सीड्स को खाने के। सीड्स आर स्मॉल पावर हाउसेस। उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि दे आर लाइक पावर हाउसेस। छोटे से फ्रेम के अंदर बहुत कुछ कैरी करते हैं। वो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 एसिड, ओमेगा 6 भी होता है किसी में, और बहुत कुछ होता है। दे कैरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऑल ऑफ दीज सीड्स कैरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उनको यूज करके हम अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो जिस भी सीड में ओमेगा 3 है उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर भी कंट्रोल होगी, कैंसर का रिस्क कम होगा, और आपके हार्ट की हेल्थ भी बेटर होगी। तो इस तरह से ओमेगा 3 वाले सीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों को इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। और सीड साइक्लिंग प्रोसेस, बैलेंसिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। सीड साइक्लिंग प्रोसेस क्या होता है? जो जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं मेनोपॉजल टाइम पे या अदरवाइज, तो उनको पूरी साइकिल के दौरान 2-3 अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की, जैसे 10 दिन कुछ और तकलीफ है, फिर 10-12 दिन कुछ और तकलीफ है, उसके बाद 7-8 दिन, 10 दिन, मतलब डिफरेंट फेजेस उनकी प्रॉब्लम्स के चलते हैं। तो उसके लिए एक प्रपोज्ड साइकिल है कि सीड्स को किस तरह से लिया जाए, तो जिससे कि उनका एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन उनके बैलेंस होते हैं, जिससे कि पीएमएस में, पीसीओडी वगैरह में आराम मिलता है। तो कभी हम फिर से अलग से बात करेंगे सीड साइक्लिंग के ऊपर कि किस तरह से उन सीड्स को लिया जा सकता है। तो उसमें ये फाइटो एस्ट्रोजेंस, जिंक, सेलेनियम एंड विटामिन ई होता है जो हम सीड साइक्लिंग को जब लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पंपकिन सीड्स से। हमारा बहुत अच्छा परिचय है। पंपकिन सीड्स खाने में बहुत अच्छे होते हैं और हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स और मैग्नीज, विटामिन के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुंड्स हीलिंग। कहीं भी अगर हमारा कट हो जाता है, आप देखते हैं कुछ लोगों के कहीं भी छोटी सी चोट लग जाती है, वो जल्दी हील नहीं होती। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पंपकिन सीड्स वगैरह को यूज करना चाहिए। और आप देखते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे भी हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स जो हैं वो हमको खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, ये सब खिलाते हैं। तो उससे ये क्या होता है कि इंटरनल वुंड हीलिंग भी होती है और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बिल्टअप होती है। तो दे ऑल्सो कंटेन जिंक दैट हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम। आपका स्ट्रॉन्ग होता है इम्यून सिस्टम, और आपके शरीर में बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने की शक्ति आती है। और अगर आप वेट लॉस पे वर्क कर रहे हैं तो भी पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं, उसके लिए भी पंपकिन सीड्स आपको हेल्प करेंगे। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी acids, vitamins and minerals that reduce risk factors of chronic diseases इंक्लूडिंग कैंसर। बहुत सारी पुरानी जो क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं, जो सिस्टम डिजीजेस हमारी होती है, हमारा पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होती हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो जिसको भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम है लिवर में, ब्लैडर में,
जॉइंट्स में या आपको बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग इनसाइड, तो उसमें भी आपके ये सीड्स हेल्प करेंगे। हाई इन मैग्नीशियम हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, ब्लड शुगर लेवल्स को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, और दे रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल एंड एंजाइटी लेवल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर नींद आने की समस्या है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम कर रहा है। तो इस तरह से ये बहुत इजीली अवेलेबल है किराना स्टोर पे, आपको पंपकिन सीड्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आप अपनी डाइट में इनको शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से सनफ्लावर सीड्स हैं, ये भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये भी दे ऑल्सो कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि हमारे फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत जरूरी होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी। तो दोनों समय पर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो उन्हें चाहिए होते हैं वो सनफ्लावर सीड्स में होते हैं। रिड्यूस फ्री रेडिकल्स इन बॉडी। फ्री रेडिकल्स आपको बता दे थोड़ी देर। जैसे कि आप जानते हैं, फ्री रेडिकल्स जो हैं इस तरह के सेल्स होते हैं जो आपके शरीर के दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पाती है। तो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, ये कम करता है सनफ्लावर सीड्स, जो आपके सिस्टम में दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हें हेल्दी नहीं होने दे रहे हैं, उस चीज को वो रोकता है। इट लोअर्स बीपी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर सेम एज पंपकिन सीड्स, इसमें भी वो गुण हैं। और इट कंटेन्स विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और बहुत सारे प्लांट कंपाउंड्स हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन सनफ्लावर सीड्स को मॉडरेशन में खाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, तो ज्यादा कैलोरी का इंटेक ना हो, इसलिए इसको थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। और क्योंकि कैलोरीज बहुत होती हैं तो ये हैवी करता है, मतलब देर में डाइजेस्ट होता है। तो जो लोग वेट रिड्यूस कर रहे हैं वो उसको ले सकते हैं, बिकॉज उनका पेट भरा हुआ रहेगा, जल्दी से उनको खाने की इच्छा नहीं रहेगी। पेट देर में हजम होने का मतलब ये नहीं है कि वो हजम होते हैं, लेकिन यू फील फुल। तो और वो धीरे धीरे आपके ब्लड में, आपके सिस्टम में रिलीज होते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा खाने की क्रेविंग नहीं। अगर आप अभी तेरा मोबाइल आ रहा है, थोड़ी सी मात्रा अगर आप अपने उसमें इंक्लूड करेंगे तो आपको पेट भरा भरा लगेगा और बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होगी। नेक्स्ट आता है सेसमी सीड्स। They are also rich in protein, vitamins, minerals and antioxidants. हम लोग इतने सारे बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जबकि हमारे आसपास चारों ओर इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी दादी, नानी, हमारी माँ, ये लोग सब लोग यूज करते थे डेली रूटीन के खाने में। सेसमे सीड्स तो बहुत यूज होते हैं। आप आलू भी भूनिए, उसके ऊपर सेसमे सीड्स डाल लीजिए बाद में, तो देखिए कितना टेस्टी क्रंची हो जाता है। तो आप रूटीन में इन चीजों को अपने जब ले आएंगे तो हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। It also helps lowering the cholesterol and prevents high blood pressure. एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, वायरस से लड़ने की ताकत मिलेगी। और एंटीऑक्सीडेंट्स इन सेसमे ऑयल, तिल के तेल में, दे रिड्यूस अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड। अगर आप तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में तो वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप मुंह में लेके तिल के तेल को मुंह में लेके थोड़ी देर तक रखें, अपने मुंह में चारों ओर घुमाएं और उसको फिर कुल्ला कर दें। 10 मिनट शुरू करें 5 मिनट से और 20 मिनट तक ले जाएं उसको, तो दैट हेल्प्स इन वेरी गुड ओरल हेल्थ। आपके दांत नहीं खराब होंगे, आपके मसूड़े नहीं खराब होंगे, और वो आपके सारे टॉक्सिन्स को आपके माउथ के थ्रू निकाल देता है। तो दैट इज वेरी गुड। एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तिल जो है दैट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विच हेल्प
our bones grow healthy and strong. बोन्स के हेल्दी होने की प्रॉब्लम भी आज के समय में बहुत लोगों को है. बोन्स नहीं हेल्दी है, जरा सा गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है, या हमारे घुटने में दर्द, लेग्स में दर्द रहने लगता है, हाथों पैरों में दर्द रहता है. तो ये बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है. तिल खाएं या फिर तिल का तेल खाएं, दोनों तरह से आपको ये फायदा मिलेगा. कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स इन नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन. जिन लोगों को नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम वीक होता है कुछ लोगों का, तो उन्हें भी तिल का प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए, सेसमे सीड्स का प्रयोग करना चाहिए. और मसल मूवमेंट, मसल्स के मूवमेंट में, और ब्लड वेसल फंक्शन, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, ये आर्टरी ब्लॉक हो गई, ये हो गया, तो ये सारी चीजों, और हार्मोन रिलीज. तो अब आप देख रहे हैं लगभग सारी चीजों में आपके शरीर में यही सारी चीजें मेन हैं, और इन सब में सेसमे सीड्स आपको हेल्प कर रहे हैं. तो इनको तो अपनी डाइट में जरूर ही इंक्लूड करना चाहिए. बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं. कभी आप लोग चाहेंगे तो हम थोड़ी बहुत रेसिपीज के साथ में भी आएंगे. और नहीं तो तिल तो बहुत समय से घरों में प्रयोग होता रहा है, बहुत सी रेसिपीज में आप प्रयोग कर सकते हैं. फ्लैक्स सीड्स, आजकल फ्लैक्स सीड्स खाने का काफी चलन है, बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं. इट इज सुपर रिच इन फाइबर. फाइबर रिच होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, उसमें भी हेल्प करता है. ओमेगा 3 फैट्स हैं, and protein along with several important vitamins and minerals. तो फ्लैक्स सीड्स भी काफी अच्छा आपको मदद करते हैं. और इसके रेगुलर कंजम्पशन से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने की संभावना कम हो जाती है, आपके हार्ट की हेल्दी फंक्शनिंग होती है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहता है. और it may help you manage your weight as soluble fiber slows digestion. The same thing which I told you just now about sesame seeds and other seeds. तो ये क्योंकि हजम देर में होते हैं, they slow your digestion system and increase the feeling of fullness. तो आपका पेट भरा रहता है तो आप कम खाते हैं. It's beneficial for managing blood sugar levels and preventing tumors. इवन ये आपके ट्यूमर भी, जब कहीं पे आपका ब्लॉकेज होगा तभी आपका ट्यूमर फॉर्म होता है, तो कहीं पे कोई ब्लॉकेज फॉर्म होता है तभी होता है. तो इसलिए क्योंकि ये डिटॉक्सिफाइंग है, फाइबर रिच है, ओमेगा 3 है, तो फिर ये हमें इट प्रिवेंट्स द ट्यूमर्स आल्सो. देन चिया सीड्स, द मोस्ट हेल्दी सीड्स रिच इन antioxidants, fiber and omega 3. Omega 3 fatty acids keep you feeling full due to liquid absorption properties. इसमें जब आप इसको भिगो के खाते हैं तो जेल के फॉर्म में हो जाता है. चिया सीड्स जेल का फॉर्म ले लेते हैं, और उसके बाद आप उसको अभी किसी भी पुडिंग में, किसी भी दही में मिक्स करके खा सकते हैं. दैट इज वेरी हेल्दी, वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, और हेल्दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स. तो इन सब उन्हीं सब चीजों में जो मेनली हमने 4-5 चीजों की बात की है, ब्लड शुगर की, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इन सब में ये हेल्प करता है. और स्पेशली इट बूस्ट्स द मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है. ओवरऑल आपका सिस्टम ज्यादा अच्छी तरह वर्क करता है और एनर्जी लेवल हायर होता है. अब हमें ये देखना है, सीड्स के बारे में हमने देख लिया, ये 5 सीड्स हैं जिनको आप अपने खाने में रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं. सीड्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इजीली अवेलेबल हैं और इजीली खाए जा सकते हैं, इसीलिए इनका जिक्र किया है. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दीज, कि आपको इन सीड्स को एटलीस्ट 4 आवर्स तक सोक करना चाहिए, और उसके बाद खाएं. अगर आप बिना सोक किए हुए खा रहे हैं तो आपको उतना फायदा नहीं होता, उतने न्यूट्रिएंट्स आप एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. तो व्हाई सोकिंग इज इंपॉर्टेंट, लेट अस नो दैट. नट्स, सीड्स एंड ग्रेन्स, जो होल ग्रेन्स होते हैं, इन सब चीजों को में फाइटिक एसिड होता है और एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं. फाइटिक एसिड जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स को आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है. ठीक है,
तो जब हम 4 घंटे तक सोक कर लेते हैं नट्स से, अभी हम सीड्स की बात कर रहे हैं, नट्स और ग्रेन्स का अलग है। नट्स एंड सीड्स को हम 4 घंटे मिनिमम हमें सोक करना चाहिए और उसके बाद वो पानी निकाल कर फेंक देना चाहिए। और उसके बाद आप उसको सुखा सकते हैं, कपड़े पे डाल के सुखा लें या हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर लें लो हीट पर। अभी हम देखेंगे कि उनको किस तरह से हम बाद में किस तरह से क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो दे हेल्प प्रिवेंट देम फ्रॉम जर्मिनेटिंग। ये जो फाइटिक एसिड एंड एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं नट्स, सीड्स और ग्रेन्स में, ये इसलिए होते हैं कि ये इसको जल्दी जर्मिनेट होने से रोकते हैं, बिकॉज ये सीड्स की तरह भी काम आते हैं। तो ये नेचर ने अपनी व्यवस्था की हुई है कि वो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलने पर ही वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। तो जब हम उनको प्रॉपर भिगाते नहीं हैं तो वो उतने उनके जर्मिनेटिंग स्टेज में वो आते नहीं, मींस कि दे आर नॉट रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स। उनको उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है अपने अंदर, दे डोंट लेट देम रिलीज। तो जब उसमें से रिलीज ही नहीं होंगे तो आपकी बॉडी को मिलेंगे भी नहीं। दे बाइंड विद मिनरल्स एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डाइजेस्टिंग देम। मिनरल्स को वो बाइंड करके रखते हैं उसके अंदर, रिलीज नहीं होने देते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को ब्लोटिंग की भी फीलिंग होती है, ज्यादा मात्रा में खा नहीं सकते हैं। बहुत से लोग बहुत ही कम बादाम काजू भी नहीं खा पाते हैं, सीड्स भी नहीं खा पाते हैं, कहते हैं कि हमें थोड़ा सा खाया तो उसके बाद बहुत ब्लोटिंग गैस बनने लगती है ना। और लोअर बेली पेन शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो दिस इज बिकॉज कि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जो भी आप खा रहे हैं ना, तो उसके न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, और क्योंकि एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं तो आपको डाइजेस्ट भी नहीं होता। सोक करने से ये दोनों चीजें हट जाती हैं और आप प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं। सोकिंग हेल्प्स टू एक्टिवेट द स्प्राउटिंग प्रोसेस एंड मेक्स द मिनरल्स, विटामिन्स, fats and proteins more available to us and better absorbed by our body. I hope it's clear to everyone. अब इसके बाद किस तरह से हम इन सीड्स को कंज्यूम करें। Soaked seeds are rinsed well, अच्छी तरह से धोया जाएगा उनको, then can be eaten raw। उसके बाद ऐसे ही आप खा सकते हैं उनको, चाहे तो यूं ही यूजुअली च्यू करके भी खा सकते हैं, या फिर उनको ब्लेंड कर सकते हैं एक स्मूदी में। उसके साथ में आप आधा केला मिला लीजिए, कभी पपीता मिला लीजिए, कोई भी फ्रूट मिला सकते हैं, खीरा मिला सकते हैं, whatever you feel like, जो आपको अच्छा लगता हो उसके साथ उनको ब्लेंड करके खा सकते हैं। लगभग 1 टेबल स्पून सीड्स हमको खाने चाहिए, सारे सीड्स को मिलाकर 1 टेबल स्पून होना चाहिए मिनिमम। तो और उसको हम या तो स्मूदी बना लें या ऐसे ही खा लें। एंड दे कैन ऑल्सो बी कुक्ड अकॉर्डिंग टू एनी रेसिपी, जो भी आपकी कोई रेसिपी हो उसमें आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, और यू कैन सर्च फॉर द रेसिपीज ऑन द इंटरनेट। They can be dehydrated at a low temperature to preserve the enzymes। अब उनके एंजाइम्स उनके अंदर एक्टिवेट हो गए हैं भिगा देने से, तो फिर उसको आप या तो कपड़े पे फैला दीजिए, और या फिर आप हल्की सी फ्रिज में भी अगर आप रख देंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वो सीड्स अच्छे क्रंची हो जाते हैं। और या फिर चाहे तो आप हल्का सा कढ़ाई में भून लें, या बहुत लो टेम्परेचर पर आप अवन में रख सकते हैं, लेकिन अवन का लोएस्ट टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए अवन में रखना अवॉइड करें, वरना आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटर है कि इसको ऐसे ही कंज्यूम करें, या तो स्मूदी में या ऐसे ही कपड़े पे सुखा लें पंखे के नीचे, वो भी खाने में अच्छे लगते हैं। They can also be made into nut milk by using 1 cup soaked nuts per 4 cups water। ये आप उनका जैसे बादाम का दूध बना लेते हैं और मूंगफली का बना लेते हैं, सोयाबीन का बना लेते हैं, उन चीजों का आप बना सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द सीड्स। सीड्स में भी कुछ सीड्स का बनाया जा सकता है। That is not our topic. I'm just telling कि these are the ways कि इन तरीकों से हम कर सकते हैं। रेसिपीज तो बहुत हैं, और कभी अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम कुछ रेसिपीज लेकर आएंगे। तो हाई स्पीड पर ब्लेंड करके इतना पानी डाल के आपका वो दूध की तरह फॉर्म में आ जाता है, तब उसको एक पतले कपड़े से छान के आप
दूध के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जिनके बच्चों को, कुछ लोग कह रहे थे लास्ट उसमें कि दूध नहीं हजम होता है, तो वो लोग ये सोयाबीन का मिल्क या बादाम का दूध, खस का, इस तरह की चीजों का वो यूज कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। So this is all about seeds, what I wanted to tell you. Now your questions are welcomed, whatever you want to ask about anything. Anyone can unmute and ask whatever you want to ask. हेलो हेलो। हाँ निशित, हाँ जी हाँ, मुझे ये पूछना है कि जब हम सीड्स को भिगो देते हैं हाँ तो जी। क्या उसके पानी को फेंक देंगे तो उसका न्यूट्रिशन नहीं निकल जाएगा? नहीं, न्यूट्रिशन नहीं निकलेगा, उसमें फाइटिक एसिड निकलेगा और जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो निकलेंगे उसके साथ में। और इसी तरह से बल्कि आपको दाल वगैरह को भी भिगाना चाहिए, जो दाल भी बनाते हैं वो भी 3-4 घंटे भिगा के अगर उस पानी को आप फेंक दें तो कभी भी दाल को हजम करने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो उड़द की दाल हो, चाहे वो अरहर की दाल हो या कोई और दाल हो। दालों को और अनाजों में भी आप लोग ये प्रयोग करके देखें। जो साबुत अनाज है उनको तो 12 घंटे मिनिमम भिगाना चाहिए और पानी बदल देना चाहिए 3-4 घंटे बाद। आप देखेंगे उसके ऊपर सफेद सफेद सा कुछ आ जाता है, तो वो अननेसेसरी चीजें जो हैं वो निकल रही हैं, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एज सीड्स। तो जो उनको सीड्स फॉर्म में रखने के लिए जो नेचर ने उनके अंदर इनहिबिटर्स रखे थे और जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, साल भर तक आपके बादाम, काजू और ये साबुत अनाज खराब नहीं होते हैं ना। तो ये नेचर ने अपने आप इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बनाया है। जब आप उनको भिगाते हैं तो वो चीज ऊपर से वो आवरण हट जाता है और तब वो आपको अच्छे से हजम। मैं तो पंपकिन सीड ऐसे ही खाती रहती हूँ, तो भिगो के ही खाऊं? हाँ, भिगो के सुखा लीजिए पंखे के नीचे, मैं खुद खाती हूँ और बिल्कुल अच्छे क्रंची हो जाते हैं। उसको उसके बाद जब वो थोड़ा भरे से हो जाए, सूख जाए, तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए एक बोल में करके, तो फ्रिज भी आपकी वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छे क्रंची हो जाते हैं। मतलब उसको भिगो के उसको साफ करके उसका पानी निकाल दें, फिर पंखे के नीचे सुखा के अच्छी तरीके से फिर हम ऐसे ही खा सकते हैं? हाँ, फिर ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि वो निकल गया। फाइटिक एसिड जो बेसिकली है, जो नुकसान करता है, वो चीज निकल गई। फिर आपको कभी ब्लोटिंग भी नहीं होगी 1 टेबलस्पून सीड्स खा के, वरना सबको ब्लोटिंग होने लगती है, एसिडिटी सी गैस बनने लगती है। थैंक यू। थैंक यू। यस, आप किसी और चीज के बारे में भी पूछ सकते हैं, खाली सीड्स ही जरूरी। हाँ जरूर। अच्छा, ये मैम ये बताइए, फ्लैक्स सीड्स क्या ऐसे रोस्ट करके खाएं या कैसे खाएं, यूज कर सकते हैं? रोस्ट करके आप बाद में रोस्ट कर सकते हैं, पहले भिगा के उसको वो कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद अच्छा। में आप उसको हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए, धीमी आंच पे, धीमी आंच पे, धीमी आंच पे रोस्ट कर फिर खा लीजिए। हाँ, फिर खा सकते हैं। ठीक है। और कोई टॉपिक पे भी पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ना हील में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो पैर के तलवे होते हैं ना, कि हील में बहुत जबरदस्त पेन होता है। मतलब मैं सो के उठती हूँ या एनी टाइम में जब बिस्तर से उठती हूँ तो मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ फ्लोर पे। मतलब इट इज वेरी हार्ड टू स्टैंड फॉर फ्यू मोमेंट। फिर थोड़ी देर बाद जो है फिर मैं धीमे धीमे चलती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना अभी मैंने नोटिस किया कि मुझे लोअर बैक में भी पेन जाने लगा। वो हील के साथ साथ लोअर बैक से ऐसे रन करता है पेन पैर में। कौन से पैर में रन करता है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपको उसकी कुछ बैचलर रेमेडीज का बता सकती हूँ और उसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होंगे। अगर आपकी कमर से लेके नीचे तक रन करता है तो दैट मीन्स कि आपकी पूरी नर्व अफेक्टेड हो रही है। और एड़ी में भी उसी लेफ्ट पैर में ही दर्द होता है या जी बिल्कुल, हाँ एड़ी में हाँ भी, लेफ्ट में। हाँ, तो वो आपकी शियाटिका नर्व जो है वो कमर से लेके एड़ी तक गई है। हाँ बिल्कुल, तो ये शाटिका का आपका ही पेन है तो। हाँ, शियाटिका का पेन है ये।
हाँ, तो तो इसके बट बारे में मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हील में पहले ही से पेन होता था, लेकिन कभी-कभी ये शटका का भी पेन उसमें मर्ज हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ओवरऑल हमें वहाँ के सारे इमोशंस को आपके देखना होगा उसके, और तब उसकी रेमेडी बनेगी। उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है, मैंने दिया है कई लोगों को, साथ में होम्योपैथी भी दिया है, और अच्छा, लगभग क्योर हो जाता है, क्योर हो जाता है। क्योर हो मतलब जाता है, इस समय कभी तो मैं कभी इतना क्योर होता परेशान हूँ। है। हाँ हाँ, मैं अभी भी इनफैक्ट जो है ना, ऐसे बैठी हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी फ़ोर्स या कुछ प्रेशर पड़ता है ना, तो पेन जो है ना, ज़्यादा फ़ील होने लगता है। तो हाँ हाँ, ठीक तो हो मैं जाएगा इसके लिए आपका। बाद में आपसे हाँ अलग से बात करूँ, कुछ और चीज़ें भी हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं। अ, हाँ हाँ, आप मतलब बात रूट चक्र करिएगा। को ही लेके, हाँ, तो मैं कुछ फिर क्योंकि आपसे बात में। बॉडी मैप्स के हिसाब से हमारे हर, जैसे एडी के आसपास भी कई सारी रेमेडीज हैं, तो आई विल डिस्कस विद यू कि आपके क्या इमोशंस रहते हैं जिन दिनों आपको एडी में दर्द होता है ज्यादा, तो उस समय आप गैदर करने की कोशिश कीजिए कि क्या घटना आसपास हुई थी, आपका कौन सा इमोशन ट्रिगर हुआ था, ये सब आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। हाँ, बाकी हाँ। शियाटिका का तो मैं दूंगी ही। आपका पैर के तले में भी दर्द होता है, एड़ी के बाहर ऊपर की तरफ होता है या तले में भी होता है दर्द, नीचे? एड़ी नहीं, एड़ी का तो जो साइडका के साथ होता है, हील जो होती है ना, पैर का तलवा होता है, जहाँ हाँ पे हील होती है, जहाँ पे है ना, हाँ वो हाँ पोर्शन बहुत दर्द होता है। हाँ हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि सेंटोरी, अगर आपके पास हो सेंटोरी वैश्वा रेमेडी, तो उसको पानी में डाल के उसके अंदर अपना पैर भिगा के रखिए, ठीक है। तो एड़ी का। अभी मैं हाँ मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बाद में फिर कुछ डिस्कस करूँ, थोड़ा-सा हाँ कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, हाँ, तो जो आप बाद मैं में, हाँ बाद में हाँ, जरूर डिस्कस जरूर आप करते हैं। बाद में डिस्कस कीजिए, क्योंकि कई रेमेडीज होंगी। बाकी जिस समय हाँ, एड़ी में दर्द हो रहा है, तो आप सेंटोरी पानी में डाल के उसमें पैर भिगा के रखिए, जैसे टब में थोड़ा सा पानी ले लिया, हाँ, हाँ, मतलब 2 मग पानी ले लिया, और उसके अंदर आप 8-10 ड्रॉप्स सेंटोरी के डालें, 10 मिनट तक पैर भिगा के रखें, आप देखिए आपको आराम आएगा। लेकिन पूरा क्योर ठीक करने है। के लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगी आगे हाँ जी, हर और चीज। क्योंकि मुझे ना कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं हाँ अभी स्क्रीन पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे हाँ बाद श्योर। में हाँ इसके बाद फिर डिस्कस करती हूँ, तो एक ही साथ सारी रेमेडीज ले लूंगी। जी बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहते हो? ये इनको सारे सीड्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, या उनको बारी बारी से, कि कुछ दिन आपने फ्लैक्स सीड्स खाए, कुछ दिन पंपकिन सीड्स खाए, इस तरह से रोटेशन में करके उनको यूज करना चाहिए क्या? रोटेशन में भी कर सकते हैं, 2-3 सीड्स एक साथ आप ले सकते हो, जैसे पंपकिन सीड्स ले लिया आपने, और जैसे सेसमी सीड्स आप अलग से यूज करोगे, सेसमी सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को आप एक साथ यूज कर सकते हो, दोनों की थोड़ी सी प्रकृति एक प्रकार की है, और वो उनको थोड़ा सा रोस्ट करके आप अपने खानों, बहुत सारे ढोकले के ऊपर डाल लिया आपने, आलू की सब्जी बनाई उसके ऊपर भी डाल लिया, या और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, जैसे लौकी की मुठिया वगैरह आप लोग बनाते हो, उसमें कोई भी चीजें, इडली फ्राई करते हैं उसमें डाल लिया, ऊपर से हल्का भुना हुआ, उसी के साथ भुन तो गए वो थोड़े इसमें से, कोई सोक करके ही यूज करना है? उसमें भी हमें सोक करके ही यूज सोख करना है? करके सुखा लीजिए उनको, सुखा के रख लीजिए, अच्छा, ठीक है। और हल्का सा हाँ, थोड़ा रोस्ट थोड़ा करके रख सा लीजिए। हाँ, अपना, और थोड़ा 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 सा करिए। जो है। हाँ, थोड़ा थोड़ा भिगाइए, क्योंकि ज्यादा भीगे हुए फिर उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है ना, वो शेल्फ लाइफ को हम्म, ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, वो एंजाइम्स और फाइटिक एसिड। हाँ अगर आपने उसको ज्यादा भिगा के रखेंगे तो बहुत दिन तक फिर भीगा हुआ नहीं चलेगा, स्मेल भी आ जाएगी उसमें, फिर वो स्मेल भी आ थोड़ा जाएगी। सा। लेकिन आप फ्रिज में हाँ, रख के हफ्ता भर आराम से चल जाए, मतलब ये सनफ्लावर सीड्स और कद्दू के बीज और तरबूज के बीज, ये तो तीनों मैं खुद यूज कर रही हूँ रेगुलर कोर्स में, और लगभग 1 टेबल स्पून खा लेना चाहिए, और इसके ये अलावा तीनों आप मिक्स करके यूज कर रहे हैं, पंपकिन और हाँ, मैं सनफ्लावर को अलग सब। भिगोती हूँ, क्योंकि उसमें अक्सर थोड़ा सा छिलका लगा हुआ आता है, उसको अच्छे से साफ करके फिर उनको मिक्स करके रख लेती हूँ, सुबह मिक्स करके रख अच्छा, लेती हूँ, एंड देन आई ईट फ्रॉम देम। तो ये इससे बहुत, तो मुझे अपने एनर्जी लेवल्स में
बहुत फर्क महसूस हुआ है जब से मैंने ये खाना शुरू किया। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि लेडीज के खाने में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत कम है, बहुत ज्यादातर लोग नहीं खाते हैं। तो अगर आप 25-30 ग्राम से शुरू करके 50 ग्राम तक ले जाएं पनीर को बस सिर्फ छोटा छोटा काट के नमक काली मिर्च नींबू डाल के भी खा सकते हैं, और किसी और फॉर्म में खाना चाहें भुजिया बना के, या कुछ 50 ग्राम पनीर अगर आप खा सकते हैं तो, और ब्रेकफास्ट टाइम पे खाइए। हाँ, ब्रेकफास्ट टाइम पे खाइए तो आपको 1:30-2 बजे तक भूख भी नहीं लगेगी, पेट फुल रहेगा और आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेंगे। हाँ, दही की मात्रा और हम प्रोटीन्स की मात्रा हम लोगों के खाने में बहुत कम है, स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है पूरा। दूध भी ज्यादातर लोगों को हजम नहीं होता है, तो दूध पीना तो छूट ही गया है। पहले 2 टाइम 3 टाइम दूध पिया पीना जाता तो था। लिटरली छूट गया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और असली दूध मिलता भी नहीं, असली दूध मिलता भी नहीं, पता नहीं क्या आता है दूध की जगह, हम लोग इतना श्योर भी नहीं है। तो बेटर ये है कि दही का प्रयोग बढ़ा दें और पनीर का प्रयोग बढ़ा दें, और अपनी जिस तरह से आप घर के बाकी मेंबर्स का ध्यान रखती हैं उसी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खुद अपने लिए भी अपनी डाइट को फिक्स करें कि मुझे इतना खाना है। तो ब्रेकफास्ट में आई हैव स्टार्टेड अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम्स में पनीर खा लेती हूँ, और पनीर और सीड्स अभी मैंने सिर्फ यही चेंज किया है। और मैंने नट्स वगैरह भी भिगा के खाना जब से शुरू किया है, मुझे कभी हैवीनेस नहीं होती नट्स खाने के बाद। बादाम तो भिगोते ही थे, मैं काजू और अखरोट भी भिगाती हूँ और उनको फिर निकाल के सुखा लेती हूँ, उसी तरह से सुखा के रख लेती हूँ। उतना क्रंची नहीं रहता, शायद कढ़ाई में भून लूं तो ज्यादा क्रंची हो जाए, बट दे आर टेस्टी। अखरोट तो इवन टेस्टियर, बिकॉज उनका जो बिटरनेस होती है हल्की सी वो निकल जाती है। तो इस प्रकार का प्रयोग करके देखिए आप लोग, जरूर फायदा होगा। क्योंकि मैं खुद मैंने इसका प्रयोग किया जब मैंने इसके बारे में जाना, और उसके बाद मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए। महिलाओं की जो हेल्थ है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो पेरीमेनोपॉजल टाइम आता है, जब 38 या 40 की एज से जो हार्मोनल चेंजेस होने शुरू होते हैं, और जो वीकनेस और चीजें, थोड़े छोटे मोटे दर्द शुरू हो जाते हैं लेडीज को और आनी, तो उसको अगर उसी समय से टैकल कर लिया जाए तो आगे चल के 50-55 की एज में भी वो उतनी ही हेल्दी बनी रहेंगी लेडीज, जो कि एकदम से फिर किसी को नी पेन होना शुरू हो गया, बोन हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होगी। ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है उसी एज से, बोन्स एंड मसल्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द एज ऑफ 40। आजकल मैं जितना देख रही हूँ अपने चारों ओर, तो 40 की एज से ही शुरू हो जाती है। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि खाना शाम के 8 बजे तक खा लेना चाहिए, मैक्सिमम बाय 8 यू शुड ईट। अगर आपके हस्बैंड देर में आते हैं तो, और वो किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, उनका बिजनेस ऐसा है, उनका काम ऐसा है, तो आपको खा लेना चाहिए। बिकॉज आप तो अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे ना, तभी तो हस्बैंड की और परिवार की सबकी सेवा कर पाएंगे, सबके लिए आप तभी तो सोच पाएंगे ना। तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि घर में सब लोग खा ले तो उसके बाद ही खाना खाएं। तो मतलब इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक करने की जरूरत है। नॉर्मली लेडीज नहीं कर पाती हैं कि अभी तो हस्बैंड ने नहीं खाया अभी कैसे खा लें, कि बहुत घरों में इस तरह से होता है। तो पर ऐसे ना करके आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और सुबह अपने लिए भी सोचें। सबकी जो जरूरत है उसका ध्यान रखते हुए आप ब्रेकफास्ट बनाती हैं, आप खाना बनाती हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा नहीं कि मेरी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। 90% लेडीज का यही होता है, मुझे तो लगता है 100% ही होता है, पर चलो मैंने 10% का मार्जिन दिया तो लेकिन लेडीज अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचती हैं और सबके बारे में सोचती रहती हैं। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए ब्रेकफास्ट खूब अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको काम में लगे ही रहना होता है। और जब आप उसी समय पूरा पेट भर के खाएंगे और पूरा न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, तो आपको 3 मील्स के बाद इन बिटवीन द मील्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन बिटवीन द मील्स अगर खाने की जरूरत पड़ती है तो आप कोई काढ़ा ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको अगर चाय पीने की किसी को आदत है तो चाय ले सकते हैं, नहीं तो आप मट्ठा लीजिए। दोपहर के खाने के बाद मट्ठा इंक्लूड कीजिए, देखिए डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और 8 बजे के बाद जब आप 8 बजे तक खाना खा चुके, आपके हस्बैंड आते हैं 10 बजे, आपने 10 बजे खाना लगाया, तो आप उनके साथ बैठिए
ऐसा नहीं कि अब हम तो खा चुके तो हमने उनके साथ दीजिए, वहां पर आप अपना एक कोई काढ़ा जीरे का पानी या सौंफ का पानी बना के एक बड़े कप में रख के बैठ जाइए, उनकी पूरी उनको कंपनी दीजिए, उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने पहले से खाना खा लिया है। यू आर गिविंग हिम कंपनी, गिविंग हिम प्रॉपर फूड, और सारा कुछ आप दे रहे हैं, तो फिर है ना। और आपको भी जो एक सोने से पहले कुछ कुछ पी सकते हैं आप, चाहे उसमें जूस पिए, चाहे आप उसमें मट्ठा पिए, चाहे आप कोई काढ़ा पिए। और मतलब फिर चाय को अवॉइड करें 8 लिक्विड बजे ही लें, इसके बाद लिक्विड लें, लिक्विड लें, बट लिक्विड लें। चाय अवॉइड करें। चाय इज नॉट चाय गुड। ब्लैक टी ले लें तो चलो फिर भी ठीक है,